सीओ डोजुन देखने में तो एकदम नॉर्मल सा हाई स्कूल किड लगता है, पर असल में ये लड़का सोलो में पूरा डंजन साफ कर देता है। इस बार भी वो एक ऐसे डंजन में घुसा हुआ है जहाँ जाइगेंटिक ऑर्क्स भरे पड़े हैं, जिन्हें देखकर कोई भी बोले भाई ये तो इम्पॉसिबल फाइट है। लेकिन डोजुन वो तो उनके लीडर को बस एक ही पंच में उड़ा देता है, बिल्कुल रियल लाइफ साइतामा मोड ऑन। बाकी ऑर्क्स भी उससे भिड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोजुन इतना फास्ट और इतना पावरफुल है कि उनको ओवरग्राउंड कॉकरोचेस की तरह फोड़ देता है। और एक ऑर्क से उसे मिलता है एक रेयर मैजिक स्टोन, एक ऐसा आइटम जो उसकी एबिलिटीज को और भी इंसेन लेवल तक बढ़ा सकता है। लूट से खुश होकर वो स्टोन बैग में डालता है और बाहर निकलने लगता है। तभी अचानक गिल्ड की एक पूरी गैंग उसे घेर लेती है। वो लोग जो इस डंजन के मालिक थे, वो लोग अपने नंबर्स और रैंक पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि सोचते हैं अरे ये तो बस एक हाई स्कूलर है, इसको पकड़ना तो आसान होगा। बट ब्रो, यही उनकी बिगेस्ट मिस्टेक थी। जैसे ही वो लोग डोजुन को पकड़कर हैंडकफ्स पहनाने की कोशिश करते हैं, डोजुन थोड़ा सा दिखा देता है कि असली ताकत किसे कहते हैं। चारों तरफ से वो लोग उस पर इलेक्ट्रिक शॉकर से हमला करते हैं, लेकिन पूरा अटैक वेस्ट जाता है। डोजुन उन्हें बच्चों की तरह धूल चढ़ा देता है। वो कोई लड़का नहीं बल्कि चलता फिरता डिजास्टर है। वो लोग समझ ही नहीं पाते कि ये लड़का आखिर है क्या चीज। उसके बाद डोजुन बड़ी शांति से डंजन से बाहर निकल जाता है, जैसे अंदर कोई फाइट हुई ही नहीं। अब असली सवाल, डोजुन आखिर इतना ओवरपावर्ड क्यों है? असल में वो पहले एक और ही दुनिया में रहता था, एक ऐसी दुनिया जो मॉन्स्टर के इन्वेशन से बर्बाद हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर्स इस दुनिया के क्रिएचर से लाख गुना ज्यादा खतरनाक थे। लोग अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे सिर्फ इसलिए कि वो अपनी दुनिया, अपना घर बचा सके। और उन्हीं फाइटर्स में था इस कहानी का असली नाम, कार्सिलियन ले वांडायान। एक ऐसा वॉरियर जो दिन रात राक्षसों से लड़ता रहा। सालों तक उसने अकेले हजारों मॉन्स्टर को ढेर लगा दिए। एक ही तलवार, ना कोई डर और मौत के सामने भी ना झुकने वाला दिल। आखिर वो दिन आया जब उसे लड़ना पड़ा एक ऐसे राक्षस से जिसे कह सकते हैं एरन का भाई, बट फ्रॉम हेल। लड़ाई भयंकर थी, ब्रूटल थी, लेकिन कार्सिलियन ने उसको भी ढेर कर ही दिया। लेकिन इस लड़ाई के बाद कार्सिलियन खुद भी मौत के हवाले हो गया। लेकिन किस्मत की कहानी कुछ और ही थी। जब उसकी आत्मा उस अंधेरे वॉइड में भटक रही थी, तभी उसे मिला एक इंसानी लड़का अर्थ से आया हुआ। उस लड़के का नाम था सीओ डोजुन, और वो भी मौत के बिल्कुल करीब था। मरने से पहले डोजुन ने कार्सिलियन से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन कार्सिलियन ने बिना सुने ही मना कर दिया। भाई बस शांति से मरना चाहता था, बस इतना ही। कार्सिलियन अब सब बकवास से तंग आ चुका था। उसने अपना देश खो दिया, अपने सारे प्यारे लोग खो दिए और आखिर में खुद भी कुत्ते की मौत मर गया। उधर ये लड़का सीओ डोजन जीना तो खुद भी नहीं चाहता था, लेकिन उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसका परिवार अच्छी जिंदगी जी सके। आखिरकार लगता है कि कार्सिलियन इस लड़के की रिक्वेस्ट सुनने के लिए तैयार हो गया है। लड़का एकदम कैंडी स्टोर वाले बच्चे की तरह चमक उठता है और हिम्मत करके बस इतना कह पाता है कि उसके परिवार को शांतिपूर्वक जिंदगी मिल जाए। और हमारा कार्सिलियन खुशी खुशी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है डोजन के परिवार को प्रोटेक्ट करने की, और अगले ही पल उसकी आत्मा पहुंच जाती है अर्थ पर। अब वो टीनेज बॉय डोजुन के शरीर में है और उसका पहला मिशन है नामसन गेट में घुसपैठ करना, जो ऑब्वियस रीजन की वजह से सी रैंक गेट है। यहाँ सिर्फ रजिस्टर्ड हीरोज को एंट्री मिलती है, इसलिए ऑटोमेटेड मशीन बार बार चिल्ला रही है स्कैन योर आईडी कार्ड। लेकिन भाई के पास आईडी कहाँ से आएगी? वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा ऑथोराइज बिल्डिंग की दीवार फोड़कर अंदर घुस जाता है और पूरा सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। अंदर पहुंचकर वो आराम से घूमता है, बस किसी मॉन्स्टर की तलाश में जिसे वो फोड़ सके। तभी उसे मिलती है एक पार्टी ऑफ लाइसेंस हीरोज की, जिनके पास ऑफिशियल परमिशन भी है। वो लोग उसे देखकर सोचते हैं कि शायद ये कोई बच्चा है जो रास्ता भटक गया है, तो बोलते हैं कम ऑन ब्रो, हम भी एग्जिट की तरफ जा रहे हैं, आओ तुम्हें हम छोड़ देंगे। डोजुन कुछ बोलता नहीं, उसकी साइलेंस ही इतनी वियर्ड वाइब दे रही थी कि हीरोज कंफ्यूज हो गए। कपड़े भी इतने कैजुअल कि हीरो कहना मुश्किल, और आजकल के रिपोर्टर्स भी इतने सिंपल लुक में आते नहीं। ऊपर से बैग भी ऐसा जिसको देखकर लगे कि ये बंदा तो शायद ओरिजिनल पार्टी द्वारा छोड़ा हुआ क्लूलेस रिपोर्टर है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऑफ लग रहा था। आखिर डोजुन बोलता है और साफ साफ बता देता है कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं बल्कि खुद अपने दम पर आया है। ये सुनकर पार्टी का एक हीरो लंबी सांस लेता है और समझ जाता है कि मामला क्या है। वो कहता है कि उसने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो फ्लैशी टीवी कमर्शियल देखकर हीरो बनने का बोनट पकड़ लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, बिना प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो किए गेट में घुसना सीधा मौत को दावत देना है। पहले हीरो बनने की सर्टिफिकेशन, फिर ट्रेनिंग, फिर टेस्टिंग, और ऊपर से गेट सी रैंक है। कारण बहुत सॉलिड है। अगर कोई नया बंदा हीरो बनने का करियर शुरू कर रहा है तो उसे सीधे एफ रैंक गेट की तरफ भागना चाहिए, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन यहाँ ये हीरो साहब इतनी देर से फालतू ज्ञान पेल रहा था और डोजुन उसे बिल्कुल साफ साफ बता देता है कि उसे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। ये सुन के हीरोज की पूरी टीम हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि डोजुन इतने कोल्ड टोन में उनको ही क्लैप बैक कर रहा था। आखिर वो लोग तो हेल्प करने आए थे। वो लोग को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उनके लीडर ने उनको शांत कर दिया। अगर ये हेल्प नहीं चाहता तो रहने दो, लाइफ इसे खुद सिखा देगी। लीडर पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये लड़का जल्द ही समझ जाएगा कि किसी समझदार इंसान की बात को इग्नोर करना कितना भारी पड़ सकता है। उन्हें उम्मीद थी कि गेट की क्रूएल्टी उसे असल रियलिटी दिखाएगी, वो वाली रियलिटी जो टीवी शो कभी नहीं दिखाते।
डोजुन आगे बढ़ता है और थोड़ी देर में उसे सामने दिखता है एक जायंट जो उसे देखकर ऐसे घूर रहा था जैसे अभी यहीं निकल जाएगा। मॉन्स्टर ने एक भारी अटैक किया लेकिन वो सिर्फ जमीन पर लगा क्योंकि डोजुन इतना फास्ट मूव कर गया कि जायंट को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। फिर डोजुन ने अपनी मुट्ठी को कसकर घुमाया और एक डेविस्टेटिंग पंच मारा और पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि लिटरली उस जायंट का सर धड़ से अलग हो गया। मॉन्स्टर को मार गिराने के बाद आता है सबसे सेटिस्फाइंग हिस्सा, लूट टाइम बेबी। पहले वो मॉन्स्टर की तलवार उठाता है, फिर उसी तलवार से उसके शरीर को चीर कर निकालता है एक चमकता हुआ जेम स्टोन। ये बस एक लो ग्रेड मैजिक स्टोन था, इतना बेकार कि पिछली जिंदगी में डोजुन ने कभी इनको छुआ तक नहीं, लेकिन अभी वो पूरा कंगाल है तो जो मिले अच्छा है। तभी अचानक कुछ और मॉन्स्टर्स वहां आ जाते हैं। डोजुन पलटकर वो जेमस्टोन इतनी तेजी से फेंकता है कि एक मॉन्स्टर का सर वहीं के वहीं उड़ जाता है। बाकी दो बेवकूफ भी ऐसे चार्ज करते हैं जैसे खुद ही अपनी मौत की डेट फिक्स करने आए हो और डोजुन भी खुशी खुशी उनका काम तमाम कर देता है। अब सीन कट होकर वापस जाता है हीरोज की पार्टी पर जो अभी भी इस डेंजरस टेरिटरी से गुजर रहे हैं। उनके दिमाग में अभी भी वही लड़का घूम रहा है, वही लड़का जिससे उनकी मुलाकात हुई थी। ऑरेंज बालों वाली हीरो सच में टेंशन में थी कि कहीं डोजुन मर ना गया हो, लेकिन लीडर उसे समझाता है कि ऐसा होना मुश्किल है। अगर वो सच में अनऑथराइज्ड घुस बैठा है तो कंट्रोल सेंटर वाले एजेंट्स उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स हमेशा बी रैंक या उसके ऊपर के होते हैं और क्योंकि ये सी रैंक गेट है तो उस लड़के का यहाँ मरना इम्पॉसिबल है। जब तक वो लड़का बेवकूफी में मॉन्स्टर पर सीधा नहीं टूट पड़ता उसकी जान को कोई खतरा नहीं। पार्टी भी लीडर की बात मान जाती है, उसे पूरा यकीन था कि वो एरोगेंट ब्रेट अभी कहीं डर के मारे कांप रहा होगा, बस एजेंट का इंतजार कर रहा होगा कि कोई आए और उसे बचा ले। लेकिन कहानी तो पूरी उल्टी चल रही है। डोजुन ही उन प्लस साइज वाले मॉन्स्टर को डरा कर रखा है। एक पंच और शिकार टपक जाता है। वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है कि मॉन्स्टर उसे छू भी नहीं पा रहे हैं। किसी की तलवार का उस पर क्या ही असर होगा जब वो उन्हें छू तक नहीं सकते। वो एक बेवकूफ मॉन्स्टर के पीछे से इतनी जोरदार किक मारता है कि उस मॉन्स्टर का पूरा सर पटाखे की तरह फट जाता है। साढ़े चिंदी मॉन्स्टर गिरते ही वो उनकी तलवारें उठाकर उनके शरीर से मैजिक स्टोन निकालने लगता है। कुछ देर बाद उसका बैग स्टोन से भर चुका होता है और वो वापस लौटने की सोचता है, बट ऑनेस्टली आज की लूट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी आखिरकार कंट्रोल सेंटर का एक एजेंट उसे स्पॉट कर लेता है और बाकी सूट वाले दोस्तों को बुला लेता है। डोजुन मुड़ भी नहीं पाता कि ये लोग पहले ही उसे एक कोल्ड प्योर एंड डीप ट्रबल वाले स्टेयर दे रहे होते हैं। ऑफिसर उसे बताते हैं कि वो गेट कंट्रोल सेंटर से हैं और उसे अपना हीरो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाना चाहिए। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसे उनके साथ चलना पड़ेगा। डोजुन थोड़ा हिचकिचाता है और यही हेजिटेशन सूट्स वालों को और भी टेंस कर देता है। उनका टोन एकदम कोल्ड एंड स्ट्रिक्ट हो जाता है, पर प्रोसीजर फॉलो करो, कोऑपरेट करो। लेकिन डोजुन के चेहरे पर तो साफ लिखा होता है कि भाई ये अननेसेसरी ड्रामा बंद करो। उसका पूरा मूड खराब हो चुका था, वो बहस करने के मूड में नहीं था तो बस जाने लगता है। वर्ड्स काम नहीं करते तो सूट्स वाले धमकी पर उतर आते हैं। अगर उसने मना किया तो उसे हथकड़ी पहनाया जाएगा, जरूरत पड़ी तो फिजिकल फोर्स भी इस्तेमाल होगा। एक सूट वाला आगे बढ़कर डोजुन का हाथ पकड़ लेता है और उसे धमकी देने लगता है। ऊपर से बोलता है कि अगर कुछ हुआ तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी लड़के पर आएगा, तो बेटर सेटल विद वर्ड्स नॉट वायलेंस। लेकिन डोजुन अब इनकी बकबक से तंग आ गया था। वो उस कमीने का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और एक कोल्ड वार्निंग देता है, मेरे रास्ते में कांटे मत बनो, हट जाओ। ये सुन के उस ऑफिसर के पसीने छूट जाते हैं। उधर बाकी के कमीने भी अपने मैजिक इन्फ्यूज इलेक्ट्रिक सॉकर्स निकाल लेते हैं। ये कोई नॉर्मल सॉकर्स नहीं है, ये ग्रेड 4 मैजिक स्टाफ्स होते हैं, इतनी पावर वाले कि आराम से किसी और को भी गिरा दे। लेकिन इनसे हमारे भाई को फिजिकल डैमेज देना वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो हमारा डोजुन बिना टाइम वेस्ट किए एक कमीने का हाथ इतनी जोर से मोड़ता है कि लिटरली उसकी चीखें निकल जाती है। इसके बाद वो एक फाइनल वार्निंग भी देता है, अभी भी वक्त है, निकल लो यहाँ से, वरना जो थोड़ी डिग्निटी बची है वो भी चली जाएगी। लेकिन ये ऑफिसर्स कहाँ मानने वाले थे। मजबूर होकर वायलेंस पर उतर आता है। वो पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह अपने मैजिक सॉकर से उस पर अटैक लॉन्च कर दे। तभी हमारा डोजुन एक को पीछे से क्रॉसिंग ब्लो मारता है और दूसरे को पेट में एक घुसा मार देता है। अब बचता है सिर्फ वो चश्मिश वाला बंदा क्लियरली समझ जाता है कि अब उसकी बारी है और वो टेंशन में आ जाता है। और तभी डोजुन अचानक से ब्लर होकर हवा में गायब हो जाता है। वो बंदा तो पैनिक कर जाता है, फिर नेक्स्ट सेकंड एक स्नीकी पंच सीधा उसके पेट में लगता है और वो दर्द से पीछे की तरफ लड़खड़ा जाता है। लगता है डोजुन अभी इस कांस्टेंट बुलशिट से तंग हो जाता है, इसलिए फाइनली उसके दिमाग में आता है कि हीरो रजिस्ट्रेशन कर ही लेना चाहिए। एजेंट भी उसको समझाता है, एज लॉन्ग एज कोई इलीगल या शेडी काम नहीं करेगा तो एजेंट तुझे चेज नहीं करेंगे। डोजुन को क्यूरियोसिटी होती है कि ये रिफ्ट होता क्या है, और ये सिंपल सा सवाल भी एजेंट को मोमेंटरीली ब्लैंक कर देता है। चलो एक क्विक कॉन्टेक्स्ट। इस दुनिया में मल्टीपल पैसेजेस होते हैं जो एक दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पर अजीब मॉन्स्टर्स रहते हैं। इन पैसेजेस से मॉन्स्टर्स का जेमस्टोन मिलता है जिसे एनर्जी सोर्स की तरह यूज किया जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट इन पैसेजेस को फुल कंट्रोल में रखती है।
हर वो पैसेज जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या हीरो एंट्री के लिए ओपन होता है उसे गेट कहते हैं, और जो पैसेज ओपन या कंट्रोल नहीं होते उन्हें कहते हैं रिफ्ट्स। अब वापस आते हैं डोजुन पे। बेचारा इरिटेट इसलिए होता है क्योंकि सूट्स वाले हर जगह उसके पीछे पड़े रहते हैं, चाहे वो किसी भी गेट से गुजरे। एजेंट समझाता है भाई, जब भी कोई अनरजिस्टर्ड हीरो बिना परमिशन गेट में घुसता है तो कंट्रोल सेंटर को ऑटोमेटिक अलर्ट चला जाता है और फिर एजेंट्स को तुरंत वहां भेज दिया जाता है। और रही बात रिफ्ट एंटर करने की, एजेंट साफ बोल देता है कि रिफ्ट कोई आसान एंट्री पॉइंट्स नहीं होते। रिफ्ट में घुसना मतलब सीधा सख्त पनिशमेंट बुलाना, ना कोई वार्निंग ना कोई प्ले डील। लेकिन डोजुन को इन बातों से कोई भी मतलब नहीं था। उसने उस बेचारे एजेंट का चेहरा पकड़ा और उसे ऐसे फेंक दिया जैसे वो कोई कचरे का बैग हो। अब वो बेचारा एजेंट पछता रहा था कि काश उसने पहले ही हेडक्वार्टर्स को कॉल कर दिया होता। ये पूरा मामला उसके बी ग्रेड से बहुत ऊपर था। डोजुन जाते जाते उसे आखिरी बार घूरता है और सोचता है, कितना वीकलिंग है ये। वो कमजोर एजेंट शायद हाथ तुड़वा बैठा था, फिर भी जोर जोर से धमकियां दे रहा था कि वो डोजुन को पकड़कर जेल में डलवा देगा। सीन कट होकर आता है सियोल गसन डिजिटल कॉम्प्लेक्स, ग्योमचोन डिस्ट्रिक्ट। ये बड़ी बिल्डिंग अब हीरो कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जाती है। यहाँ मैजिक स्टोन और गेट से निकली हर चीज की ट्रेड्स होती है और आजकल तो ये जगह फुल बिजी रहती है। इसी जगह डोजुन एक स्टोर की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ मैजिक स्टोन खरीदे और बेचे जाते हैं। अंदर पहुंचते ही उसका स्वागत एक टिपिकल जेनजी बंदे से होता है जो इंस्टा रील में दिमाग सरा रहा था। डोजुन के स्टोन्स बेचने की बात करते ही दुकानदारी चालू। ओनर तुरंत अपनी दुकान की तारीफें शुरू कर देता है कि उनके रेट्स पूरे देश में सबसे हाई हैं। डोजुन लो ग्रेड जिम जिन पर मॉन्स्टर का खून लगा था वो काउंटर पर डाल देता है। मालिक का चेहरा एकदम खट्टा पड़ जाता है, जैसे पीछे से किसी ने ठोक दिया हो। खून देखकर उसे घिन आ रही थी पर फिर भी कंप्लेंट नहीं करता और प्रोसेस शुरू कर देता है और पूछता है, कॉफी चाहिए? थोड़ी देर बाद डोजुन आराम से कॉफी पी रहा होता है और ओनर बड़े ध्यान से स्टोन को साफ कर रहा होता है। आखिर में हिसाब निकलता है, 12 लो ग्रेड, 16 मीडियम ग्रेड और 5 अपर प्लस लोअर ग्रेड स्टोन्स। 40% कमीशन काट कर डोजुन को मिलेंगे करीब 5.5 मिलियन वॉन। लेकिन भाई 40% देना बिल्कुल फेयर नहीं लगता। शिकारी वो, मेहनत उसकी, ये बंदा आधा पैसा लेने की आखिर सोच भी कैसे सकता है? ओनर फिर भी शान से बोलता है कि वो तो एहसान कर रहा है क्योंकि बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स तो 45 या उससे भी ज्यादा काटते हैं। वो दुकानदार इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि बोल देता है अगर डोजुन को प्राइस पसंद नहीं तो वो स्टोन्स वापस ले जाए क्योंकि उसके हिसाब से इससे ज्यादा कोई देने वाला है ही नहीं। लेकिन हमारा लड़का इस ट्रैप में फंसने वाला नहीं था। वो तुरंत अपने प्रीशियस स्टोन को वापस बैग में भरने लगता है। अपनी चालें फेल होता हुआ देख वो घटिया दुकानदार डोजुन का हाथ पकड़ लेता है और पैसे मांगने लगता है, 3 लाख वॉन प्रेसल के और ऊपर से 10,000 कॉफी के। साथ ही रोना शुरू कि ब्लड साफ करने में उसका एक्सपेंसिव टॉवल खराब हो गया। सब जोड़कर उसका हिसाब होता है कि डोजुन उसे करीब 3,50,000 वॉन देगा। लेकिन भाई बिल्कुल भी नहीं मानता। वो ऐसी बकवास डिमांड का 1 इंच भी जवाब देने वाला नहीं था। कुछ ना चलता देख वो दुकानदार अब स्ट्रीट लेवल थ्रेड्स पर उतर आता है। बोलता है कि उसके पास C क्लास हीरो हैं जो उसकी गार्ड टीम है। और तभी पीछे से दरवाजा खुलता है। 3 मोटे तगड़े बंदे अंदर आते हैं पूछते हुए कि किसने बुलाया, अगर कोई बकचोदी कर रहा है तो वो उसको संभाल लेंगे। डोजुन बस एक कोल्ड लुक मारता है दुकानदार को और दुकानदार भी उसी इंटेंसिटी में स्टेयर बैक करता है। कुछ सेकंड के लिए सीन कट होता है और मालिक का चेहरा अब पूरे पसीने में भीगा हुआ और डरा हुआ नजर आता है। अभी कुछ देर पहले खुद को मेन कैरेक्टर समझ रहा था, लेकिन डोजुन ने उसके तीनों बिग गार्ड्स को उठाकर पटक दिया बिना एक पसीना बहाए। अब साफ हो गया कि असली MC कौन है। फिर डोजुन काउंटर पर जाता है और प्यार से स्माइल के साथ कमीशन को सीधा 1% पर नेगोशिएट कर देता है। और ऑब्वियसली जब डोजुन उसके सारे बंदों को पेलने के बाद ऐसी कोल्ड लुक दे तो बार्गेन करने की हिम्मत कैसे होगी। डील हो जाती है और वो पूरा माल जो उसने पसीने से नहीं फिस्ट से कमाया उसे लेकर बाहर निकल जाता है। एक मोटा सा नोटों का बंडल उसके हाथ में चमक रहा था। घर पहुंचते ही उसकी दादी और बहन दोनों अमाउंट देखकर दंग रह जाते हैं। दादी को तो शक होने लगता है कि शायद ये पैसे नकली हों, लेकिन डोजुन तुरंत झूठ बोल देता है कि उसने किसी दोस्त को लोन दिया था जिसने बिजनेस शुरू किया और अब अच्छा चल रहा है। दादी को तो पता भी नहीं होता कि उसका पोता किसी दोस्त के नाम पर झूठ का बिल फाड़ रहा है। थोड़ी पूछताछ के बाद दादी चुप हो जाती है। उधर उसकी छोटी बहन अपने बड़े भाई पर पूरी तरह से फूले नहीं समा रही क्योंकि अब उनके घर में फाइनली पैसे आ रहे थे। भाई अपने छोटी बहन के सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि अब से उनकी लाइफ फुल ऑन लग्जरी मोड में जाएगी। छोटी तो बस उछल रही थी, आखिर अमीर बनने का सपना पूरा जो हो रहा था। उसे इतना खुश देखकर डोजुन को एहसास होता है कि वो उस वादे को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है जो उसने एक बार किया था। उसे वो आखिरी वर्ड याद आते हैं उस बॉडी के असली मालिक के, जिसका लास्ट विश था कि उसकी ग्रैंडमा और उसकी सिस्टर यून योंग हमेशा सुरक्षित और खुश रहे। वो बेचारा तो गायब ही हो गया इससे पहले कि डोजुन कुछ कह पाता, और जब वो जागा तो बन चुका था सीओ डोजुन। अब उसका एक ही मिशन था कि इस छोटी सी फैमिली को सुरक्षित और कंफर्टेबल लाइफ देना। इसके लिए वो चाहता है कि कोरिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग खरीदना जिसका प्राइस है पूरे 110 अरब वॉन। और पैसे कमाना उसके लिए मुश्किल नहीं, बस अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस आ जाए। ये दुनिया काफी हद तक उसकी बर्बाद हुई पुराने दुनिया जैसी है, बस फर्क इतना है कि यहाँ के रिफ्ट्स और मॉन्स्टर्स थोड़े कमजोर हैं। एक ऐसे आदमी के लिए जिसे अपनी पिछली जिंदगी में स्वॉर्ड गॉड कहा जाता था, उसके लिए ये दुनिया तो बस एक बच्चों के खेल जैसा है। अभी तक वो अपनी पावर का सिर्फ 10% इस्तेमाल कर रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक होता है।
कोई सीओ डोजन से मिलना चाहता है। भाई उठकर दरवाजा खोलता है, बाहर तो ठग्स खड़े होते हैं। ये लोग पैसे वसूलने आए थे पूरे 48 मिलियन वॉन की इंसेंट डिमांड लेकर। डोजन समझ जाता है कि पक्का ये लोन वसूलने वाले हैं। असल में सीओ डोजन ने अपने ग्रैंड माँ के हॉस्पिटल बिल्स के लिए बस 5 मिलियन वॉन का उधार लिया था, लेकिन ये गधे लोग इतने इंटरेस्ट जोड़ चुके हैं कि अमाउंट 10 गुना हो गया। उन्हें भी पता है कि डोजन गेट से पैसे कमा रहा है क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा है, सो दे वांट हिम टू पे अप। लेकिन रीपेमेंट में उन्हें मिलता है सिर्फ एक खतरनाक ताबड़तोड़ मुक्का, जिससे बड़ा वाला ठग हवा में उड़ जाता है। उसका साथी तो डर के मारे पत्थर बन जाता है। डोजन उसे घूर कर याद दिलाता है कि ओरिजिनल लोन में से 9 मिलियन वॉन तो पहले ही वापस हो चुके हैं। अगर दिमाग लगाएं तो असल में पैसे तो उन्हें डोजन को देने चाहिए थे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। फिर वो दुबले से ठग को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे लिटरली वो रोने लगता है। डोजन उससे कहता है कि अपने बॉस से कहना कि अब डोजन खुद उससे मिलने आ रहा है। सीन फिर कट होकर एक भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग मॉल पर जाता है। वहाँ हम छोटी सी प्यारी यूनियन को टेडी बेयर स्टोर में चमकता हुआ देखते हैं। डोजन आज उसे शॉपिंग पर लाया है। आज के दिन वो जितना चाहे जो चाहे सब ले सकती है। जानते हो, हमारा भाई अपनी पिछली जिंदगी में इतना सॉफ्ट हार्टेड पुकी टाइप नहीं था। असली में डोजन की यादों ने उसके सूखे दिल में इमोशन भर दिए हैं। इसीलिए उसे यूनियन के साथ इतना प्यारा बर्ताव करते हुए देख उसके दिल में सच में वार्मथ आती है। इसीलिए वो तय कर चुका है कि वो इस छोटी बच्ची को उतना प्यार देगा जितना वो दे सकता है। छोटी आखिरकार एक स्टफ टॉय चुनती है, एक छोटा सा प्यारा बनी, ताकि ज्यादा महंगा ना हो। लेकिन डोजन खुद उसके लिए एक बड़ा वाला प्लस टॉय उठा लेता है। वो नहीं चाहता कि लड़की कभी भी होल्ड बैक करे। आज उसका दिन है, पैसे वैसे की टेंशन नहीं, जो दिल करे वो ले। शॉपिंग के बाद दोनों अच्छा सा खाना भी खा रहे होते हैं, तभी एक अनजानी आवाज पीछे से डोजन का नाम लेती है। एक मिडिल एज औरत पीछे बॉडीगार्ड की पूरी टोली के साथ, हल्की मोटा सा दिखने वाली ये मिल्क टाइप औरत सीधा वही टिपिकल फालतू बकवास शुरू कर देती है। पहले तो वो डोजन की ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ाती है, फिर छोटी लड़की को घूरते हुए पूछती है कि ये कौन है, और तो और सीधे बोल देती है कि किसी को प्रेग्नेंट करके बच्ची पैदा की होगी, जैसे तेरी माँ ने तुझे पैदा किया था। ये सुनकर किसी का भी दिमाग फट जाए। हमारा लड़का तो और भी भड़क जाता है। उधर यूनियन को तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये आंटी है कौन और रैंडम पंगे क्यों ले रही है। मिल्क फिर यूनियन की तरफ मुड़कर उसका नाम पूछती है। लड़की धीरे से कहती है ली यूनियन। ये सुनते ही उसे पता चल जाता है कि ये डोजन की बहन है। आदत से मजबूर वो यूनियन के कपड़ों पर भी ताना मार देती है, कहती है कि वो गंदी लग रही है, यहाँ तक कि वो उनकी मरी हुई माँ पर भी तंज कस देती है। और ये सब डोजन की नसों में आग लगा रहा था, लेकिन ना जाने क्यों वो खुद को रोके हुए था। उस औरत की नीच हरकतों पर रिएक्ट भी नहीं कर रहा था। औरत भी हैरान थी कि डोजन अभी तक शांत कैसे है। फिर ये घटिया औरत एक कदम और नीचे गिर जाती है और एक छोटी बच्ची से हार्लेट का मतलब पूछने की कोशिश करती है। बस यही आखिरी सीमा थी। डोजन फट से टूट पड़ता है और सुनाता है, तुझ जैसे बदसूरत लोग तो सीधे ऑर्क्स की ट्राइब से आते हैं। औरत का मुंह खुला का खुला रह जाता है, पूरी तरह शॉक में, दिमाग एकदम ब्लैंक। लेकिन जरा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि डोजन इतनी देर से इस औरत की बकवास आखिर क्यों झेल रहा था। असल में डोजन एक इलिजिटिमेट चाइल्ड था और बचपन से गरीबी में पला। 7 साल की उम्र में उसकी माँ मर गई और जैसे तैसे वो अपने बाप के घर पहुंचा। लेकिन उसकी नई बीवी थी और घर में हर कोई उसे ऐसे अवॉइड करता था जैसे वो इनविजिबल हो। हालत तब और बिगड़ गई जब उस औरत ने एक बेटे को जन्म दिया। तब से डोजन तो जैसे उनकी फैमिली से पूरी तरह हट ही गया था। इतना कि एक दिन उसे उसी घर से निकाल दिया गया जिसमें वो पला था। फिर वो अपनी ग्रैंड माँ के घर रहने लगा। डोजन जब इस सब को याद करता है तो उसे असली सीओ डोजन के लिए सच में दया आती है। इतना कुछ सहकर भी वो लड़का हंसने की कोशिश करता था जैसे उसकी जिंदगी में कोई दर्द ही नहीं। लेकिन अब चीजें बदलने वाली है। ये औरत वही स्टेप सिस्टर है, इसी वजह से डोजन उसे अब तक झेल रहा था। लेकिन अब और नहीं। उसे याद आता है वही घर जहाँ वो इस औरत जैसे औरत के साथ रहता था। और सच बोले तो आज भी उतनी ही बकवास, उतनी ही डिस्गस्टिंग। उसकी पर्सनैलिटी गार्बेज, लुक्स औरत जैसी और दिमाग में भूसा। डोजन सीधा उसके मुंह पर बोलता है कि वो खुद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरी हुई है, इसलिए दूसरों को अगली बोलकर खुद को सुपीरियर महसूस करती है। वो असल में एक गोल्ड डिगर है, दूसरों की जिंदगी पर मरने वाली अटेंशन सीकर। बस यही सच दुनिया को पता होना चाहिए। मॉल में हर कोई इनको घूर रहा था, जैसे पूरा मॉल का ड्रामा स्टेज यही हो। वो ऑर्क लेडी गुस्से में फटने ही वाली थी कि तभी डोजन की स्टेप मदर सीन में एंट्री मारती है और अपनी माँ को देखते ही वो ऑर्क लेडी रोने वाली लड़की बन जाती है, जैसे कोई वाइनी बिच, और शिकायतें करने लगती है कि डोजन ने उसे ऑर्क बोलकर इंसल्ट किया। लेकिन उसकी माँ एक कोल्ड किलर नजर से उसे चुप करवा देती है। नॉट गोना लाई, भाई की स्टेप मॉम तो नेक्स्ट लेवल है। पहले तो मुझे लगा था कि ऑर्क लेडी ही उसकी स्टेप मॉम है, लेकिन नहीं, ये तो हॉट मम्मी निकली। फिर वो डोजन की तरफ देखकर मुस्कुराती है, इतनी फेक स्वीटनेस स्माइल कि चींटी भी डायबिटीज से मर जाए। वो डोजन को घर वापस आने के लिए इन्वाइट करती है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, फन हैंगआउट वगैरह की बात करती है। लेकिन हमारा लड़का बहुत अच्छी तरह जानता है कि ये सब दिखावा है, क्योंकि असल में 12 साल तक उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इसी औरत ने दी थी। वो औरत उसके पास्ट के घाव को फिर से खोदने लगती है, चीजें याद दिलाती है जिन्हें डोजन भूलना चाहता है। तो कैसी लगी आपको ये मानवा? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करना नेक्स्ट पार्ट के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।